बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें काफ़ी सारी हैं लेकिन क्विकली मैं आपको सारी खबरों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक स्टेटमेंट है और इसके दो तीन हिस्से हैं। एक तो उन्होंने पार्लियामेंट में आके बात की, उन्होंने इमरान खान साहब के ख़त के हवाले से बात की, बाकी चीज़ों के हवाले से बात की, पाकिस्तान के अंदर जो मुदाखलत हो रही है एस्टेब्लिशमेंट की उस पर बात की। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बताई, उस पर पाकिस्तान को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को और हम सब को फ़िक्र करनी चाहिए। फजलुर रहमान साहब ने अपने खिताब में इमरान खान साहब के ख़त की तायीद की। फजलुर रहमान साहब ने खबरदार किया कि अगर इस वक्त बलूचिस्तान के 5 अजला आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले ही दिन अक़वाम मुत्तहिदा उनकी करारदाद मंजूर कर देगा और पाकिस्तान तकसीम हो जाएगा। इमरान खान साहब पहले इसके बारे में बहुत दफ़ा कह चुके हैं। मुराद सईद बार बार खबरदार करते चले जा रहे हैं कि पाकिस्तान में बाई डिज़ाइन दहशतगर्दी आ रही है और जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। इन मामलात में हम अपना नुकसान कर बैठेंगे। वो बार बार मुराद सईद साहब भी कह रहे हैं। और इस वक्त जो दहशतगर्दी की ताज़ा लहर है या जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं और जैसे वहाँ पर रियासती पॉलिसी की वजह से नफरत फैल रही है, इन सारी चीज़ों को आप प्लस और माइनस करके देखें तो फिर सबको समझ आ जाती है, एक आम आदमी को भी समझ आ जाती है कि ये पॉलिसी काम नहीं करेगी और खुदा न खास्ता इसका कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। लिहाजा फजलुर रहमान साहब ने एक मरतबा फिर खबरदार किया है। वो कह रहे हैं मुल्की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं, बंद कमरों में बनाई जा रही है। सियासतदान या जिनके पास मैंडेट है वो पॉलिसी नहीं बना रहे, पॉलिसी बना रहे हैं बंद ऐवानों के अंदर चंद लोग बैठ के। और ये जो बंद कमरों के फैसले हैं यही मुल्क को यहाँ तक लेकर आए हैं। उन्होंने कहा ये हुकूमती हल्कों में कोई पॉलिसी नहीं बन रही बल्कि बंद कमरों के अंदर मावराए हुकूमत, मावराए सियासत, मावराए पार्लिमान पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मसला सिर्फ इस ऐवान में नहीं है, पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी और इस्तराब में मुब्तला है। आम आदमी के पास ना तो रोज़गार है और ना ही जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। यहाँ पर महकमे मलिया मेट किए जा रहे हैं, इदारे मलिया मेट किए जा रहे हैं, लाखों अफराद बेरोज़गार होते जा रहे हैं और इसकी फ़िक्र किसी को नहीं है। अच्छा, इस हवाले से ना नादिल साहब का एक ट्वीट है, वो मैं यहीं पे साथ मिला के आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये जो फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं ना लाखों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये वाकई में हो रहा है। अब ये डाटा है नादिल साहब लेकर आए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो ये बता रहे हैं कि मुल्क की 33% टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, यानी हर 3 में से 1 फैक्ट्री बंद हो गई है। मुल्क में बंद हो जाने वाली टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में 78% टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ पंजाब में बंद हुई हैं, यानी ज़्यादा तबाही जो फिरी है वो पंजाब के अंदर फिरी है। मुल्क की 40% स्पिनिंग मिल्स भी बंद हो गई हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन की जानिब से बताया गया कि महंगी बिजली और कारोबारी मुश्किलात की वजह से पाकिस्तान की 568 टेक्सटाइल मिल्स में से 187 अब बंद हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मिल्स पंजाब में बंद हुई हैं। सूबे में 147 टेक्सटाइल मिल्स बंदिश का शिकार हो गई हैं। ये जनाब पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ इन्होंने किया और ये ऐसा नहीं है कि ये होते होते रुक गया, ये लगातार यही चल रहा है अभी। और फोकस इनका कुछ और चीज़ों की तरफ है। यानी सिर्फ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फोकस की बात करें तो उनका जो रहनुमा बोलता है हर दूसरे दिन एक ही स्टेटमेंट आता है कि हम बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने वाले हैं। गवर्नर पंजाब का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी एक निकाती एजेंडा है हमारा कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है। यानी पूरी पीपल्स पार्टी को बस बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है। एजेंडा उनका सिर्फ वज़ीर आज़म बनना, वज़ीर आज़म बनाना, आईनी ओहदे लेना। वारिस सदर बन गए हैं, बेटा जो है उसको वज़ीर आज़म बनाना है, गवर्नर हमारा होना चाहिए, चेयरमैन सेनेट हमारा होना चाहिए। सारे मुल्क के आईनी ओहदे कब्जा कर लिए और फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अंदर और नौकरियों के अंदर हिस्सा मांगते हैं। फिर फंड भी मांगते हैं तरक्याती बजट के अंदर से और फिर ये कहते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म भी आएगा। देखिए, बिलावल को यकीन दहानी ये करवाई गई कि आप अच्छे बच्चे बनकर रहे तो आधे वक्त के बाद आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे। ये बातें अब मैं नहीं कर रहा, ये मार्केट में बातें ओपन है कि बिलावल को आसरा ये दिया गया है कि ठीक है ज़रा ये थोड़ा टाइम आप गुजार लें और शहबाज शरीफ का 2-2.5 साल आप निकाल लें, हालात भी थोड़े बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बिलावल साहब आप आएँ और आकर वज़ीर आज़म बन जाए। अब उनकी ढिठाई का एक इम्तिहान भी हो रहा है जिसे वो पास कर रहे हैं, क्योंकि एक नहायत ढीठ आदमी होगा जो वज़ीर आज़म बन सकेगा इन हालात में, ऐसे जाली मैंडेट के साथ, और बेहिस आदमी होगा जिसे बेइज्जती का एहसास ही नहीं होगा। तो इस तरह बिलावल की ढिठाई का भी पता चल रहा है। और एजेंडा देखे ना, वो कह रहे हैं यक निकाती एजेंडा है, एक निकाती एजेंडा है, बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है। अवाम की हालत ठीक करनी ये एजेंडा नहीं है, महंगाई इनका एजेंडा नहीं है,
पाकिस्तान के मसाइल इनका एजेंडा नहीं है, तालीम या सेहत इनका एजेंडा नहीं है, रोजगार पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए, मईशत, ये चीज़ें इनका एजेंडा नहीं है, खारजा पॉलिसी इनका एजेंडा नहीं है। एजेंडा क्या है? बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना। यानी ये वो ख्वाहिशात हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और अगर आप मेरिट के ऊपर आएंगे तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, मेरिट के ऊपर अगर आप मेरिट के ऊपर आएंगे तो बिलावल की पार्टी के चेयरमैन का ओहदा भी नहीं बनता इनका। पार्टी का चेयरमैन किसी बेहतर कारकुन को और बेहतर लीडर को होना चाहिए। अगर मेरिट पे आए तो पार्टी का चेयरमैन भी नहीं बनता। और अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर आए तो ये कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बनता। पाकिस्तानी लोगों की ज़हनी हालत पे मुझे कोई ऐसा शक नहीं है कि वो बिलावल को वज़ीर आज़म बना देंगे। ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता। पाकिस्तानी बतौर वज़ीर आज़म एक ऐसे शख्स को कबूल ही नहीं कर सकते जिसको पाकिस्तान के लोग जो है वो एक अजीब नज़र से देखते हैं कि यार ये क्या बंदा है। यानी ब्रूट मेजॉरिटी, डंडे वाली जमहूरियत, चलने का अजीब तरीका है, बात करने का अजीब तरीका है, यानी वो समझ नहीं आती। तो पाकिस्तान के लोग उठा के वज़ीर आज़म बना देंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। फजल रहमान साहब ने अपने स्टेटमेंट में एक बात और भी कही थी। उन्होंने कहा जी फौज बॉर्डर पे जाए, पार्लिमान हमारे हवाले की जाए। ये पार्लियामेंट के फैसले जो फौज कर रही है उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, वो कह रही है हमारी तो ये ख्वाहिश है कि फौज जाए बॉर्डर पे और पार्लिमान जो है वो हमारे हवाले की जाए। नाज़रीन, आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट था जिसके ऊपर बड़ा ले दे हुई, बड़ा मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उससे स्टेटमेंट का मुकम्मल एक तहरीरी तौर पर अब मुख्तलिफ जगहों पर वो छपा है। उस स्टेटमेंट के अंदर जो औरतों वाला हिस्सा है ना, औरतों के एहतराम वाला, वो तो अब गायब कर दिया गया। ये आपको सिर्फ वो ऑडियो मिलती है, लेकिन जो तहरीरी स्टेटमेंट आया अब वो ISPR की जानिब से ही होता है मैनेज। उसमें वो जो औरतों वाला हिस्सा है वो अब है नहीं। यानी औरतों के एहतराम वाली बात उनकी कहनी बनती भी नहीं थी आर्मी चीफ की, जो औरतों के साथ हुआ है, तो वो इसलिए अब वो हिस्सा नहीं है, अब इसके अंदर शामिल नहीं है औरतों वाला हिस्सा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आर्मी चीफ ने कहा कि नौजवान के हाथ में अच्छी किताब थमाने का रवाज जो है, इसकी ज़रूरत पे उन्होंने जोर दिया। नौजवान के हाथ में किताब थमाने का, गवादर में आपको याद है कुछ दिन पहले किताब मेला हो रहा था और पुलिस छापे मार के वहाँ से नौजवानों को गिरफ्तार कर रही थी, इंतजामिया को लेकर जा रही थी, किताबों को हटा रही थी कि नौजवानों को किताबें नहीं मिलनी चाहिए। हमने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, हामिद मीर साहब ने इस पर आवाज़ उठाई, लेकिन उस वक्त किसी ने इस पर बात नहीं की। आज आर्मी चीफ अगर ये चाहते हैं कि नौजवानों के हाथों में किताबें थमाई जाएँ तो उन्हें यह समझना पड़ेगा कि फिर पुलिस से गवादर में छापे क्यों मार रही है, वो नौजवानों से किताबें क्यों छीन रही है। ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि तमाम इदारे, सियासी जमातें और पार्लिमान फैसला करें कि वो इस मुल्क को अमन और अदम तशद्दुद का मुआशरा देना चाहते हैं। यानी आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि अमन होना चाहिए और अदम तशद्दुद होना चाहिए। तो बात तो ठीक है कि अमन भी होना चाहिए और अदम तशद्दुद भी होना चाहिए, लेकिन तशद्दुद किया किसने है? यानी मैंने तो आज तक किसी को ऐसे थप्पड़ भी नहीं मारा, मेरे पे भी हुआ तशद्दुद। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई मक्खी नहीं मारी, उन पे भी हुआ तशद्दुद। यानी मैं कानून को हाथ में नहीं लेता, मुझे क्यों मारते हैं, और लोग कानून को हाथ में नहीं लेते, उन्हें क्यों मारते हैं। तो ये तशद्दुद शुरू किसने किया? 25 मई 2022 को पाकिस्तानियों पर तशद्दुद किसने किया? ये शहबाज गिल को नंगा करके तशद्दुद किसने किया? आदम सवाती को नंगा करके तशद्दुद किसने किया? अब इन सवालात के जवाब आने चाहिए ना। पाकिस्तानी कौम को पता चलना चाहिए कि तशद्दुद की पॉलिसी एक्चुअली आती कहाँ से है। ये आर्मी चीफ ठीक कह रहे हैं कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तशद्दुद की पॉलिसी लेकर कौन आता है, ये बड़ा सवाल है। अब यहाँ मेरे पास एक और ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और ये एक तंजीम है जनाब, वॉइस फॉर बलूचिस्तान मिसिंग पर्सनस। ये एक ऑफिशियल इनका अकाउंट है, यहाँ से ये ट्वीट हुआ। बलूचिस्तान के ज़िला गवादर की तहसील पसनी से फोर्सेस ने 4 भाइयों वहीद, मजीद, हफीज़ मजीद, वसीम मजीद और नदीम मजीद समेत आसिम नामी नौजवान को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद वो लापता है, जो बाइस तशवीश है, जिसकी मजम्मत करते हैं और चारों भाइयों समेत आसिम की बाजियाबी का मुतालबा करते हैं। अभी आप इनकी तस्वीरें देखें, इनमें एक छोटा सा लड़का भी है और ये नौजवान है। इन्हें लापता कर दिया गया है गवादर की तहसील पसनी से। ये कितनी तकलीफ वाली बात है। यानी अफसोस होता है इस चीज़ के ऊपर कि नौजवानों को लापता किया जा रहा है, और ये जिन्हें लापता किया जाता है इनको छोटे छोटे हुकूमत खानों में डाल देते हैं, टॉर्चर किया जाता है। बाद औक़ात कई लोगों की लाशें मिलती हैं और उनके चेहरे भी सही हालत में नहीं होते, तो इससे लोगों को तकलीफ होती है। स्पेशली जो बलूचिस्तान के रहने वाले लोग हैं
उन्हें बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, एक और चीज़ भी निकाल दी गई आर्मी चीफ के स्टेटमेंट में से, और वो है जी हाथ पांव काटने वाली जो बात उन्होंने की थी कुरान पाक की आयत के हवाले से, वो वाली बात भी इस स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर खासी तनकीद हुई आर्मी चीफ पर। नादरीन, शेर अफजल मरवत साहब का मामला अभी चल रहा है, बहुत ज़्यादा खबरों में इन है। शेर अफजल मरवत ने 2 स्टेटमेंट और मुतनादे दे दिए हैं। एक खबर कहीं से ये भी आई है, अफवाह या खबर, कि इमरान खान ने शायद शेर अफजल मरवत को बुलवाया है। हो सकता है कोई रास्ता निकला है, वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाए, लेकिन फिलहाल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। अब शेर अफजल मरवत ने नवाज शरीफ के हक में बयान दे दिया, और मरवत साहब का जो स्टेटमेंट है नवाज शरीफ के हक में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो निजी टीवी के ऊपर या निजी चैनल पे जो खबर चली है वो ये है कि पीटीआई से निकाले गए कौमी असम्बली के रुकन शेर अफजल मरवत जो है वो नवाज शरीफ के हक में बोल पड़े, और उन्होंने जो बयान दिया है वो ये दिया निजी टीवी के ऊपर कि इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से निकाल दिया, और इसके लिए साकिब निसार साहब को इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा पीटीआई का इसमें कोई किरदार नहीं है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से क्यों निकाला गया, ऐसे ही मुझे कभी समझ नहीं आ सकी कि तहरीक इंसाफ ने मुझे क्यों निकाला। यानी अपने आप को नवाज शरीफ से उन्होंने मिला भी दिया। फिर उन्होंने कहा नवाज शरीफ को एवन फील्ड या पनामा पर निकाला जाता तो अलग बात थी, लेकिन उन्हें बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना अहल किया गया। अब ये बयानिया मरीम नवाज का, ये जो बयानिया ना कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, ये एक्चुअली अकामा रखने पर नवाज शरीफ को निकाला था। अकामा नॉर्मली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक वजीर आज़म किसी और कंपनी में मुलाजिम नहीं हो सकता, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है हर चीज़ को। तो अपनी मालूमात को छुपाने का भी एक जुर्म उन्होंने किया था। दूसरा, ऐसा नहीं है जो कहा जाता है, वो फैक्ट्स कुछ और है। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, ये फवाद चौधरी साहब से आप पूछें, या उस दौर में जो लोग कानून को समझते हैं, या आप सदीक जान से पूछें, या बाकी लोग जो इस वक्त कोर्ट रिपोर्टर हैं उनसे पूछें। अरशद शरीफ साहब ने इस पर बहुत प्रोग्राम किए हैं, मैंने बहुत किए हैं। तो सारी दुनिया फैक्ट्स जानती है कि नवाज शरीफ को इसलिए नहीं निकाला कि बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं। ये तो मरियम नवाज ने बाद में बयानिया बनाया, ये तो इन लोगों ने बनाया। और शेर अफजल मरवत साहब मरियम नवाज के बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। ये वो वाला बयानिया है जो मरियम नवाज ने बनाया था। और नवाज शरीफ को निकाले जाने को उन्होंने गलत भी कह दिया, और साथ ये भी कह दिया कि जैसे उनको निकाला गया वैसे ही मुझे निकाला गया, मुझे भी समझ नहीं आई, उनको भी समझ नहीं आई। तो इस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिया। फिर एक और उनका स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने ये क्लेम किया कि इमरान खान के जहन में डाला गया कि मैं उनकी जगह लेना चाहता हूं, तो इसलिए मुझे पार्टी से निकाला गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान इतना इनसिक्योर आदमी है, क्या इमरान खान इतना डरा हुआ आदमी है कि वो एक शख्स की पॉपुलैरिटी से डर जाएगा। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर और पॉपुलर लोगों से लड़ाई ली है इमरान खान ने। पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इदारा था, और उनके फैसलों के आगे कोई बोल नहीं सकता था। इमरान खान ने बगैर डरे और घबराए उनके सामने बंद बांधा है। अगर वो इनसिक्योर होता तो वो इस लड़ाई में उतरता ही ना। इमरान खान अगर इनसिक्योर होता तो वो नवाज शरीफ और बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर के साथ इत्तेहाद बनाता, ना कि उनके सामने खड़ा होता। तो ये कैसे हो सकता है कि अपनी पार्टी के अंदर एक आदमी को पॉपुलर हो रहा है तो इमरान खान उसके खिलाफ हो जाएगा, या उसे लगेगा ये उसकी जगह ले लेगा। इनसिक्योर नहीं है इमरान खान, इस बात का तो मुझे आइडिया है। ये शेर अफजल मरवत साहब के दिमाग में मुझे लगता है लोग उल्टी उल्टी बातें डाल रहे हैं। इन बातों से नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। नाजरीन, मरियम नवाज ने अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया। क्लेम आप देखें उनका क्या है कि यूथ को समझ आ गई है कि किसने हमारा मुस्तकबिल तबाह किया और कौन दिन रात हमारा मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर क्लेम किया कि यूथ इमरान खान के साथ नहीं, मेरे साथ खड़ी है। अब मामला बड़ा सीधा है कि टेस्ट करके देख लें, आलिया हमजा के साथ घुस जाए किसी भी कॉलेज में और जाके चेक कर लें लोग आपके साथ खड़े हैं या आलिया हमजा के साथ खड़े हैं, या नवाज शरीफ के साथ यास्मीन राशिद साहबा का मुकाबला करा लें किसी भी हल्के में, किसी भी जगह पे, किसी भी मैदान में, पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ खड़ी है। तो यूथ आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये आप जबरदस्ती बिठा के बच्चों को जो अजियत देते हैं ना वहां पे कि प्यारे बच्चों, तो ये वो स्टीरियोटाइप का पूरा प्रोग्राम होता है आपका, बाकायदा डिजाइंड किस्म का, तो उससे बच्चे मुतनफर हैं। मैं चैलेंज करता हूं ये जुल्म, फस्तायत और जबर खत्म करें और इजाजत दें, तो आज नौजवान इनको 2 दिन के नोटिस में बता देगा कि वो किसके साथ खड़ा है। लेकिन जितना जुल्म, जबर और फस्तायत ये करते हैं इस माहौल के अंदर, इस घुटन के माहौल के अंदर भी नौजवान वक्तन फवक्तन बताते हैं और बार बार ये बताते हैं कि वो किसके साथ खड़े हैं। और अब जाली अपनी मकबूलियत के चक्कर में बड़े अजीबोगरीब और चीप काम शुरू कर दिए इन्होंने। ये आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए आप। ये एक बंदा है, इसने एक ट्वीट किया और नीचे एक दूल्हा दिखाया, दूल्हे के साथ एक बंदा खड़ा हुआ है, और ये जो दूल्हा है
इसको सुरमा शुरमा डाला हुआ है इन्होंने, सर पे इसके पगड़ी भी है और इसके गले में एक हार है जिसके एक तरफ मरियम नवाज, एक तरफ नवाज शरीफ और नीचे कोई 2 बंदे और हैं। इन 2 बंदों में से एक बंदा तो मुझे वही लगता है जो इसके साथ खड़ा है और दूसरा बंदा जो है वो कोई और है। और इसके अंदर जो टोटल पैसे हैं वो 1 2 3 400 रुपया भी है इसके अंदर, हार के अंदर। तो 400 रुपया हार के अंदर है और 4 तस्वीरें उसके अंदर, 100 रुपया फी तस्वीर। तो ये जनाब इन्होंने लगाया। तो मरियम नवाज ने इसके ऊपर ट्वीट किया कि शादी मुबारक और दिल वाली आंखें लगाई कि जनाब बड़ा कमाल हो रहा है। मकबूलियत जो है वो इस जज्बे को शिकस्त दी नहीं जा सकती। जनाब इमरान खान साहब की जब फोटो वाला हार निकलता है ना, या फोटो निकलती है शादी में, तो सैकड़ों लोग वहां पे खड़े होकर अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और ये 2 लोग अपने वेड़े में खड़े होके छुप छुपा के ये एक तस्वीर बना के 400 रुपया लगा के हार के ऊपर, तो ये एप्रिसिएशन ले रहे हैं। और एप्रिसिएशन कौन? वज़ीर आला पंजाब कर रही है। आप अंदाजा करें कि किस लो लेवल पे ये लोग पहुंच गए हैं और इनकी अवामी मकबूलियत का हाल क्या है, कितने ये डरे हुए और परेशान है। और इमरान खान की नकल करने का इनको कितना शौक है। यानी नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन अकल जो है वो बाजार से तो मिलती नहीं है कि यहां से स्विट्जरलैंड जाएंगे थोड़ी अकल ले लेंगे, लंदन जाएंगे वहां से थोड़ी सी अकल खरीद लेंगे। वो तो ऐसी मिलती नहीं है, वो तो कॉमन सेंस है। उसके लिए तो इमरान खान ने कहा था ना कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। इमरान खान साहब ने कहा था और वाकई में ये लोग कोशिश बिल्कुल ही नहीं करते। नाज़रीन एक और खबर है और मईशत के हवाले से इसमें मुजम्मिल असलम साहब ने ट्वीट किया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक डाटा उन्होंने शेयर किया है। डाटा ये कहता है द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव ड्रॉप्ड बाय नियरली $1 billion इन जस्ट 8 वीक्स फ्रॉम December 13 टू February 7। पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं वो 2 महीने से कम अरसे में जो गिर गए हैं बहुत तेजी से, उनमें $1 अरब की कमी हो गई है। हत्ता कि ये बहुत सारी चीजें सरप्लस बता रहे हैं। अब ये पैसा गया कहां, इसके बारे में कोई जवाब देगा? $1 अरब के लिए पाकिस्तान कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी उसकी मिन्नत करता है, कभी IMF के पास जाता है, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, कभी UAE में जाते हैं, कभी सऊदी अरब में जाते हैं, कभी चाइना में जाते हैं, हर एक से जाकर पैसा मांगते हैं। अभी जो पाकिस्तान का डिप्टी वजीर आज़म है वो अमेरिका में मौजूद है, कोशिश कर रहा है कि मुलाकात हो जाए, कोई बात बन जाए, कुछ करके देख ले, नहीं हो पा रहा। दूसरी जानिब साबिक सदर आरिफ अलवी, जिनके साथ सिर्फ इमरान खान का नाम जुड़ता है, वो अमेरिका में मौजूद हैं और उनकी अमेरिकन हुकूमत के नुमाइंदों से ऊपर नीचे लगातार मुलाकातें हो रही हैं और कामयाब मुलाकातें हो रही हैं। तो ये फ़र्क तो है और ये एक बड़ा फ़र्क है कि अमेरिकन या अमेरिका की आने वाली हुकूमत को इस बात की समझ आ गई है कि पाकिस्तान में जो बैठी हुई हुकूमत है ये मिलिट्री बैक्ड हुकूमत तो है, लेकिन इनके पास अवाम की सपोर्ट नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमत में नहीं है, जिनको जेलों में डाला हुआ है, वो अवामी सपोर्ट के साथ खड़े हैं और उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। कम से कम अमेरिकन हुकूमत को इस बात का पता है। अब वो इस पर कुछ करते हैं या नहीं करते, ये फिर बाद में हम देखेंगे और समझ आ जाएगी। एक चीज़ और नाज़रीन मैं आपको जाते जाते बताऊं, और वो ये है कि साद रफीक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब किसी सियासी मुखालिफ की वजह से नहीं, अपनी वजह से जेल में कैद है। इसका ज़रा मतलब समझिएगा कि वो ये बात समझ रहे हैं कि इमरान खान ने जेल से बाहर तो आ जाना है, तो फिर बारी हमारी आ जाएगी। तो वो ये अपने सर से उतार रहे हैं कि ना हमारी वजह से जेल में नहीं है, इन्होंने खुद पंगे लिए हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ये अपनी वजह से जेल में है, हमारी वजह से नहीं है। तो अपनी जान छुड़ा रहे हैं, लेकिन जान छूटेगी नहीं ना। वजह यह है कि सारी सहूलतकारी तो इन लोगों ने मिलकर की है और हर चीज़ के अंदर ये शामिल थे और ना सिर्फ इन गुनाहों का ये हिस्सा बने, बल्कि इन्होंने अपने केसेस माफ़ करवाए NRO 2 करके। अगर NRO 2 रिवर्स हुआ तो इन सब का जो मुस्तकबिल है वो जेल में ही होगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी